हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हुयांग को ओल्ड मास्टर को बचाने के लिए एक खास तरह का अर्थ ऑर्ब की जरूरत होती है और उस अर्थ ऑर्ब को निकालने का बस एक ही रास्ता है कि उन्हें सीक्रेट रियल में जाना होगा। अब सीक्रेट रियल में जाने के लिए बस एक ही मैजिशियन को इसका पता होता है, जिसका वे लोग एड्रेस ले आए थे। और जैसे ही वो एड्रेस को बिलहोंग पढ़ता है, वो एकदम अचंभित रह जाता है क्योंकि वो सीक्रेट रियल में अर्थ के डेंजरस प्लेसेस में से एक है, जिसके बारे में हुयांग कहता है कि उसने एक बार एक मिथिकल बुक में इसके बारे में पढ़ रखा था, जिसके अकॉर्डिंग बाशिया नाम का एक ड्रैगन हुआ करता था जो कि 5 बड़े बड़े पवित्र माउंटेन्स की रक्षा करता था और उन्हीं माउंटेन्स की मदद से वो ओशियन और रिवर्स में वेव्स को जनरेट करता था। लेकिन उस ड्रैगन को एक बार एक कल्टीवेटर ने पूरी तरह से वश में कर लिया था, जिसका नाम दायु था, और उस ड्रैगन को अपने वश में कर वो रिवर्स और समुद्र की गति को कंट्रोल करता था। लेकिन एक बार वो उस ड्रैगन पर नियंत्रण अपना खो देता है, जिसके कारण वो ड्रैगन पूरी तरह से वाइल्ड हो जाता है, जिसके कारण दायु ने एक बड़े से स्टोन के नीचे उस ड्रैगन को मारते हुए उसे इनग्रेव कर दिया था। कहते हैं कि वो सीक्रेट रियल में उस बड़े से इनग्रेव किए हुए ड्रैगन के नीचे ही है। अब ये सुनते हुए बिलहोंग उससे कहता है कि अरे वाह, तुम्हें तो काफी जानकारी है। जिसके बाद जीवा कहता है कि ये सारे मिथ्स हैं, लेकिन हाँ, सीक्रेट रियल के बारे में इतना कह सकते हैं कि वो एक ऐसी छुपी हुई जगह है जहाँ पे कई सारे स्पिरिचुअल थिंग्स हैं और पिछले 100 साल में कई नाइट ट्रैवलर्स उस जगह पे गए हैं, लेकिन आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया है। जिस पे बिलहोंग कहता है कि इतने सारे नाइट ट्रैवलर्स अगर वहाँ गए हैं तो क्या किसी ने अर्थ स्पिरिट ऑर्ड को वहाँ से निकाला? जिस पे जीमा कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है अब तक ऐसा करने वाला कोई नहीं हुआ है, इसलिए बिलहोंग अब उनके साथ जाने की जिद करने लगता है। जिस पे जीमा उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे रह के हमारे ओल्ड मास्टर का ख्याल रखना होगा। जिस पे हुयांग यहाँ जीमा से कहता है कि उसके कारण ही ओल्ड मास्टर को इतनी इंजरी हुई है, तो वो उसकी मदद करने के लिए उस अर्थ ऑर्ब को ढूंढने जरूर जाएगा। जिस पे जीमा उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि अभी सीक्रेट रियल में जाने के लिए तुम काफी वीक हो, हालांकि तुम्हारी ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसीलिए वहाँ जाने के लिए हमें तुम्हें कुछ स्पेशल ट्रेनिंग देनी होगी और ये स्पेशल ट्रेनिंग तुम्हारी एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए होंगी ताकि तुम अपने स्पिरिट को कंट्रोल कर सको। और इस ट्रेनिंग को वे लोग डेमन ट्रेनिंग का नाम देते हैं। अब आगे यहाँ हुयांग की जी तोड़ मेहनत वाली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें रनिंग से लेकर वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग शामिल होता है। और यहाँ पहले दिन हुयांग की टाई टाई फिश हो जाती है क्योंकि वो थक करके चूर हो जाता है, मानो कि उसके से अब आगे नहीं होगा। लेकिन फिर उसे अपने दोस्त की याद आती है कि कैसे उसके कारण उसके दोस्त की जान चली गई और इतने सारे लोग उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो उसे अपना मनोबल बढ़ाना होगा। ये सोचते ही उसमें आत्मविश्वास जाग जाता है और फिर वो लगन के साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। अब आगे उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और यहाँ उनकी ट्रेनिंग के टेस्ट के लिए उसे रेल की पटरी पर बांध करके लिटा दिया जाता है। यहाँ हुयांग के ये पूछने पर कि आखिर तुम लोग मेरे साथ करना क्या चाहते हो, जिस पे बिलहोंग उसे कहता है कि हमने तुम पे काफी कड़ी मेहनत की है और अब हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या रिजल्ट आया है, और इस रिजल्ट के बाद ही हम ये डिसाइड करेंगे तुम्हें सीक्रेट रियल में ले जाना चाहिए या नहीं। इसीलिए तुम्हारे पास काफी वक्त कम है, ट्रेन के आने से पहले ही तुम्हें अपनी फुर्ती दिखानी होगी और इस रेल की पटरी से हटना होगा। जिस पे हुयांग उसे कहता है कि अगर मैं नहीं हटा तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। अब उसके बगल में ही एक मोटी लड़की वहाँ पे काढ़ा बना रही होती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम मारे गए तो मैं इस काढ़े से तुम्हें वापस से हील कर दूंगी। अब आगे वहाँ पे ट्रेन आती है और हुयांग चिल्लाता ही रह जाता है कि मुझे यहाँ से खोलो, लेकिन हम देखते हैं कि ट्रेन वहाँ से पास हो जाती है और अब हुयांग ने अपनी फुल स्ट्रेंथ को अवेकन कर लिया था। वो बिना मंकी स्पिरिट में कन्वर्ट होते हुए अच्छे से अपने पावर को कंट्रोल कर पा रहा था। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वे दोनों सीक्रेट रियल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे वो अपने साथ उस मोटी लड़की को भी ले जाते हैं जो कि पोशन बनाने में एक नाइट ट्रैवलर थी। आगे वहाँ तीनों बिलहोंग से अलविदा लेते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें अब ओल्ड मास्टर का ख्याल रखना है। अब आगे हम देखते हैं कि वे उस एड्रेस को फॉलो करते हुए एक ऐसे घर के करीब पहुंचते हैं जो कि एक सुनसान इलाके में बनाया गया है। उस घर के पास जाके वो काफी आवाज देते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं निकलता। अब आगे वे लोग अंदर जाके देखते हैं तो वो पूरा घर खून से सना हुआ था और जिसे वे लोग ढूंढने आए थे वो पहले ही मारा जा चुका है। अब वे लोग यही सोच रहे होते हैं कि उनकी ये ट्रिप बुरी तरह से बेकार गई, लेकिन उसी एक घर में एक कोने में उन्हें एक लड़का छुपा हुआ मिलता है। अब वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसे वे लोग पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि हम बुरे लोग नहीं हैं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बस तुम बता दो क्या ये तुम्हारा घर है और इस घर का मालिक कहाँ है। जिस पे वो लड़का बताता है कि हाँ, ये मेरा ही घर है और अभी भी कुछ लोग आए थे और उनके पेरेंट्स को उन्होंने मार दिया है, उन्होंने मेरे घर को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, इसलिए मैं उनसे अब बदला लेना चाहता हूँ। आगे वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ किस मकसद से आए हो, अगर तुम मेरा बदला लेने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें सीक्रेट रियल में पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि सीक्रेट रियल का पता मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे बताया था
और अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो सिर्फ मैं ही तुम्हें बता सकता हूँ, वरना सीक्रेट रिल्म हमेशा सीक्रेट ही रह जाएगा। जिसपे जीमा उसे कहता है कि उन लोगों से बदला लेना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो आम इंसान नहीं है। जिसपे वो लड़का कहता है कि वो भी आम इंसान नहीं है, उसमें भी एक सुपर नेचुरल पावर है जिसका यूज करके वो छोटी से छोटी चीज की आवाज को भी सुन सकता है और उसके सूंघने की पावर भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, जिससे वो काफी आसानी से पता लगा सकता है कि उसके पेरेंट्स के कातिल कहाँ पे गए हैं। जिसपे हुयांग को उस पर शक होने लगता है और वो जीमा से कहता है कि हम इस लड़के का विश्वास नहीं कर सकते और क्या पता ये हमें बदला लेने के लिए उकसाने के लिए एक सिर्फ बहाना बना रहा है कि वो भी एक नाइट ट्रैवलर है और अगर ये हमारी मदद करने की बात से फिर गया तो फिर हम खतरे में पड़ जाएंगे। जिसपे वो लड़का उनसे कहता है कि तुम लोग शायद भूल गए हो कि अभी भाई मैंने तुम लोगों से क्या कहा है, मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए तुमने जो बातें की है वो मैंने सारी सुन ली है। आगे वो उनसे ये कहते हुए कि मेरे पीछे आओ, वो उन्हें समुद्र के करीब ले जाता है और वहीं पे एक खुफिया जगह में से अपना बैग निकालता है और पानी में जा करके सूंघने लगता है। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि उसके जो पेरेंट्स के कातिल है वो भी सीक्रेट रिल्म में ही गए हैं। जिसपे यहाँ हुयांग उनसे पूछता है कि उन्हें आखिर कैसे पता कि सीक्रेट रिल्म का ये एंट्रेंस है। जिसपे वो लड़का कहता है कि उन्होंने जबरदस्ती उन्हें फोर्स किया और मेरे पेरेंट्स को ये धमकी दी कि अगर वो सीक्रेट रिल्म का रास्ता उन्हें नहीं बताएंगे तो वो मुझे मार डालेंगे। आगे यहाँ जीमा उससे अंडर वाटर सिचुएशन के बारे में पूछता है, जिसपे वो लड़का कहता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बस एक ही बार मेरे फादर वहाँ पे मुझे लेके गए थे, मुझे बस इतना पता है कि इस समुद्र को पार कर हमें उस माउंटेन की तरफ जाना होगा। जैसे हम इस पानी के अंदर इंटर करेंगे तुम लोगों को बस मुझे ही फॉलो करना होगा। जिसपे हुयांग को अभी भी उस लड़के पे शक हो रहा होता है तो जीमा उसे कहता है कि इसके साथ चलने के अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। अब आगे वो लड़का उन्हें ये कहते हुए कि तुम्हें 30 मीटर तक लगातार ईस्ट की तरफ स्विम करते हुए जाना है और उन दोनों को एक एक स्टिक देता है जिसमें कर्स ऑफ वाटर लिखा हुआ था। जिसपे हुयांग के पूछने पर कि आखिर ये चीज क्या है, वो लड़का उन्हें बताता है कि इसे तुम्हें बाइट करना होगा और एक बार तुम पानी के अंदर चले गए तब तुम्हें इसकी काबिलियत का पता चलेगा। अब आगे जीमा मोटे लड़के को वहीं रुकने का कह के वो दोनों ही आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। अब आगे हमें अंडर वाटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस लकड़ी को बाइट करते ही उनके अराउंड एक शील्ड क्रिएट हो जाता है ताकि वो लोग ऑक्सीजन ले सकें। यहाँ पे वो तैरते हुए उस ओशियन की गहराई में जाने लगते हैं जहाँ पे एक मछलियों के झुंड के कारण हुयांग जो होता है वो उन दोनों से अलग हो जाता है और अब उसे एक गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर से रोशनी निकल रही होती है। हुयांग जैसे ही उसके करीब पहुंचता है कुछ टेंटिकल्स उसके बबल शील्ड को कवर कर लेती हैं और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। ये जो टेंटिकल्स होते हैं एक शेल के होते हैं, वो शेल हुयांग को अपनी तरफ खींचने लगती है जिससे उसका जो शील्ड होता है वो टूट जाता है और वो जो स्टिक होती है जिसके कारण बबल शील्ड बन रहा होता है वो भी गायब हो जाती है। हुयांग को यहाँ सांस लेने में काफी परेशानी हो रही होती है कि इतने में उस शेल से निकलने वाले टेंटिकल्स हुयांग को जकड़ लेते हैं और अपने अंदर ले लेते हैं। हुयांग यहाँ अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट करता है और अब मंकी स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस शेल को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। अब आगे वो तैरते हुए उस गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ पहले से ही वो लाल बालों वाली लड़की यानी कि शिंजो और उसके साथ उसका असिस्टेंट भी होता है। अब आगे हुयांग उन्हें देखते ही उन दोनों पे अटैक करने लगता है। यहाँ शिंजो उसे पहचान लेती है और बताती है कि इसने अभी भी अपने ब्लड लाइन पे कंट्रोल नहीं किया है, इसीलिए इसके अपनी मंकी स्पिरिट पर कंट्रोल नहीं है और ये हम पे लगातार अटैक्स कर रहा है। अब आगे ये तीनों फाइट करने लगते हैं कि वहीं एनर्जी के एग्जॉस्ट हो जाने के कारण हुयांग वहाँ पे बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उन दोनों से पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो क्या तुम लोग भी उसी इविल कल से हो जो कि मेरा पीछा कर रहे हैं मेरी ब्लड लाइन की खातिर। जिसपे असिस्टेंट उसे कहता है कि हमने तुम्हारी जान बचाई है और तुम हम पे ही इल्जाम लगा रहे हो। उसे एक जोरदार पंच मारने के लिए वो आगे बढ़ता है लेकिन हुयांग जो होता है वो उसी की नाइफ ले करके उसके गर्दन पे तान देता है। जिसपे असिस्टेंट उसी के हाथों को मरोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो। यहाँ शिंजो उन दोनों को फाइट करने से रोकती है और हुयांग से कहती है कि मैंने ही तुम्हारे ब्लड लाइन को अवेक करवाया था और अगर मैं ऐसा ना करती तो अब तक तुम मर चुके होते, तो तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। जिसपे हुयांग उसे कहता है कि अभी भी मेरी लाइफ मौत से बदतर ही है। जिसपे असिस्टेंट कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिंजो से ऐसे बात करने की, उसने तुम्हारी जान बचाई है फिर भी तुम मुझसे अकड़ के बात कर रहे हो। आगे शिंजो से कहती है कि मुझे पता है आजकल तुम रेंजर लीग के काफी ज्यादा क्लोज हो गए हो और उन्हें भी तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में अच्छी तरह से पता है, तो क्यों ना तुम्हारी लाइफ के बचाने के एहसान के बदले में तुम हमारे पार्टनर्स बन जाओ। जिसपे हुयांग उसे कहता है कि मैं यहाँ पे अकेला ही आया हूँ और अकेला ही काम करना पसंद करता हूँ। जिसपे असिस्टेंट उसे कहता है कि हमें पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और तुम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं आए हो, क्योंकि रेंजर लीग के ओल्ड मास्टर ने रेड किंग पियर से फाइट की और पूरे उनके शरीर पे अब पॉइजन फैल चुका है
और उन्हें बचाने का बस एक ही तरीका है कि तुम लोगों को किसी भी तरह से अर्थ ऑर्ब को ढूंढना होगा, और उसी अर्थ ऑर्ब को ढूंढने के लिए तुम इस सीक्रेट रेल में आए हो। जिस पे हुयांग उससे कहता है कि अगर तुम्हें सारी बातें पहले से ही पता है तो जीमा को ढूंढने में मेरी मदद करो। जिस पे शिंजो कहती है कि हमने जीमा को नहीं देखा है, लेकिन इस सीक्रेट रेल में आगे बढ़ने के लिए हमें साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस सीक्रेट रेल में कदम कदम पे खतरे हैं और बिना हम एक दूसरे की मदद के उस सीक्रेट ऑर्ब को हासिल नहीं कर सकते। जिस पे हुयांग उसे कहता है कि सीधे सीधे कहो ना कि तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत है। जिस पे असिस्टेंट उसे कहता है कि सपने से जाग जाओ, हमें तुम्हारी मदद नहीं बल्कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है, क्योंकि तुम एक ऐसे नाइट ट्रैवलर हो जिसे अपनी ब्लड लाइन पे ही कंट्रोल नहीं है और वो अकेले ही सीक्रेट रेल में कूद पड़ा है और तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है कि हमारे साथ कॉर्पोरेट करो। अब आगे हुयांग ये सोचते हुए कि ये तो सच ही कह रहे हैं, वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। अब आगे एक गुफानुमा रास्ते की तरफ से वो लोग होते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन तीनों को एक विचित्र सी आवाज सुनाई देती है और ये आवाज धीरे धीरे और भी ज्यादा तेज हो जाती है। वे लोग वहाँ देखते हैं कि ब्लड रैट्स तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनसे बचने के लिए वो गुफा की दीवार पे चढ़ जाते हैं कि तभी अचानक से असिस्टेंट गिरने ही वाला होता है, जिसकी हुयांग मदद करता है। शिंजो उन दोनों को चुप रहने को कहती है, क्योंकि ये जो ब्लड रैट्स रहते हैं हमेशा लिविंग पीपल पे अटैक करते हैं, लेकिन उनमें से जो ब्लड रैट्स होते हैं वो हुयांग की ब्लड लाइन से अट्रैक्ट होते हुए उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं और उसे काटने की कोशिश करने लगते हैं। जिस पे शिंजो जो होती है वो एक ऐसा गैस बॉम्ब वहाँ पर फेंकती है जिसकी सुगंध से वो सारे ब्लड रैट्स मर जाते हैं। जिस पे हुयांग उनसे कहने लगता है कि आखिर ये कैसे ब्लड रैट्स हैं और कि किस मेडिसिन से ये इस तरह से मर गए हैं और इस गैस बॉम्ब का क्या हम पे कुछ असर होगा। जिस पे शिंजो उसे फिर से एक विचित्र सी चीज खिला देती है। जिस पे असिस्टेंट उसे बताता है कि जो चीज तुम्हें खिलाई गई है वो एक पुराने चूहे के मूत्र से बनाई गई है, जिसे खाते ही तुम पे एक अमेजिंग इफेक्ट होगा और वो इफेक्ट ये है कि इन चूहों के चढ़ने की वजह से तुम्हें जो हेलुसिनेशन आएंगे वो नहीं आएंगे और तुम किसी भ्रम में नहीं फंसोगे। अब आगे वे अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है, जिसपे शिंजो उससे कहती है कि तुम्हारी ब्लड लाइन वाकई में रेयर है, जिसने उन ब्लड रैट्स को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था, क्योंकि वो ब्लड रैट्स हमेशा सड़ी हुई मांस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब आगे वे लोग गुफा की गहराई में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे युआन के पैर कुछ जलती हुई तितलियों पर पड़ते हैं। जिसपे शिंजो उसे सावधान रहने को कहती है, क्योंकि यहाँ पे दिखने वाली हर एक चीज डेंजरस हो सकती है। आगे वो लाइट इमिट करने वाली तितलियां एक मशाल को जला देती हैं, जिससे चारों तरफ उजाला फैल जाता है। अब आगे का रास्ता पार करने के लिए उन्हें उन पानी के ऊपर रखे हुए वुड से जाना होगा, क्योंकि उस पानी के अंदर एक खतरनाक तरह की मछली जिसे पिराना फिश कहते हैं वो रहती हैं और ये पिराना फिश इतनी खतरनाक होती हैं कि वो ह्यूमंस की हड्डियों तक को भी खा जाती हैं। साथ ही इनके जो दांत होते हैं वो भी काफी पॉइजनस हो जाते हैं। एक दांत के भी चुभने से पूरे शरीर में जहर फैल सकता है। अब आगे शिंजो और असिस्टेंट तो काफी आसानी के साथ उन लकड़ियों पर पैर रखते हुए उसे पार कर लेते हैं और अब हुयांग की बारी होती है, जिसकी खिल्ली उड़ाते हुए असिस्टेंट उससे कह रहा होता है कि तो तुम डर गए क्या। अब आगे हुयांग अपनी ट्रेनिंग को याद करता है कि किस तरह से जीमा ने उसे सिखाया था कि कूदते वक्त कंसंट्रेट करना है। अब हुयांग जैसे ही छलांग लगाने ही वाला होता है कि हम देखते हैं कि एक पिराना फिश उस असिस्टेंट पे अटैक करती है, जिससे वो उस पानी में गिर जाता है और इसके साथ ही एपिसोड को यहीं फिनिश किया। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कैसे हुयांग अब शिंजो के साथ उस सीक्रेट रेल की तरफ निकल पड़ता है। अब वहाँ पे कदम कदम पे खतरा होता है और उसे सावधानी से पार करते हुए वो एक ऐसे पुल पे आ ठहरते हैं जिसके अंदर कई सारी पिराना फिशेस होती है और अब उन्हें उनसे बचते हुए इस पुल को पार करना होगा। अब यहाँ पे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि उस असिस्टेंट जिसका नाम शासी होता है उस पे एक पिराना फिश हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए शशि अपने नोकीले टेंटिकल जैसे हाथों का अपेयर करता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस पिराना पे अटैक कर पाता कि हुयांग यहाँ उसकी मदद करता है और वो उस पिराना फिश को एक ही अटैक में मार डालता है, जिससे वो पिराना फिश पूरी तरह से स्टोन में बदल जाती है। अब हुयांग के इस टैलेंट को देख करके तो शशि सरप्राइज रह जाता है और आगे हम देखते हैं कि अब हुयांग भी उस पुल को पार कर चुका था। अब आगे वे एक गेट के थ्रू एक पुराने से महल में पहुंचते हैं जो कि अंडरग्राउंड ही बना हुआ था और वहाँ की अद्भुत सजावट देख के वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वो पूरा हॉल मानो ऐसे सजाया था जैसे किसी की शादी होने वाली है। वहाँ उस हॉल के बीचों बीच एक लड़की की स्टैचू रखी होती है जो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाई गई थी। उस लड़की को देख शशि कह रहा होता है कि ये लड़की कितनी सेक्सी लग रही है, जिस पे शिंजो उन्हें शांत रहने को कहती है कि हो सकता है कि ये उनके लिए किसी तरह का ट्रैप हो। अब आगे वे लोग उस मकबरे के अंदर प्रवेश करते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये बाइशिया की ही दुल्हन थी, जिसके शादी न होने के कारण उसने अपने आप को ही जिंदा स्टैचू में परिवर्तित कर लिया। और उस मकबरे की छत पे उन्हें कई सारे अजीब सी क्रिएचर टंगे पड़े मिलते हैं जिनके शरीर से कुछ लिक्विड जैसा टपक रहा होता है और जब शशि इसे स्मेल करता है तो उससे बहुत गंदी बदबू आ रही होती है।
और वो जब उन ड्रॉप से बचते बचाते आगे बढ़ रहा होता है तभी वो एक शोर कर बैठता है, जिससे वो स्केरक्रो जैसे दिखने वाले क्रिएचर सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और उन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिस पे शशि कहता है कि ये मेरी गलती से हुआ है तो इन सभी को मैं ही फेस करूंगा। अब आगे ये तीनों मिलकर उनसे फाइट करने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि इन सभी को मारना नामुमकिन है, क्योंकि इन्हें जितना भी मारो ये वापस से उठ खड़े होते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही होती है। अब इनके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता है, साथ ही वहाँ पे एग्जिट डोर भी बंद हो चुका होता है। अब ये लोग चारों तरफ से गिर चुके होते हैं कि तभी हुयांग को यहाँ पे एक आइडिया सूझता है। उसे लगता है कि अगर इन्हें स्केरक्रो के सिर पे अटैक किया जाए तो ये मर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी वो सभी स्केरक्रो वहाँ पे उसी तरह जिंदा होते हैं और इन पे वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग चारों तरफ से घिर चुके होते हैं कि तभी हुआंग को उस स्टैचू में से एक फ्रीक्वेंसी नजर आती है, जिससे वो समझ जाता है कि अगर उस स्टैचू के हेड पे जो क्रिस्टल लगा है उस पे अटैक कर दिया जाए तो ये सारे स्केरक्रो यहीं पे मर जाएंगे। जिस पे शिंजो शशि को एक वेपन देती है और वो इस क्रिस्टल को तोड़ने कहती है, और इधर हुयांग और शिंजो उन क्रिएचर्स का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ते हैं। अब रास्ता साफ होते ही शशि एकदम तेजी से उस स्टैचू की तरफ बढ़ता है और उसके हेड पे जो क्रिस्टल होता है उसे तोड़ देता है, जिससे वो सारे क्रिएचर्स वहीं पे रुक जाते हैं और उन सभी को लगता है कि वो सेफ है और यहाँ पे बच गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्रिस्टल वापस से जुड़ जाता है और वो क्रिएचर्स वापस से जाग जाते हैं और वापस से उन पे हमला करने लगते हैं। अब आगे हुयांग फिर से उस वेपन को उठाता है और उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है एक क्रिएचर उस पे अटैक करता है, जिससे वो स्टैचू के पीछे गिर जाता है। जहां उस क्रिएचर को मारने के बाद उसे उस स्टैचू के पीछे एक मखौटा दिखता है, जहां उसके हेड पे एक क्रिस्टल बना हुआ था। अब यहाँ पे हुयांग को समझ में आता है कि यही असली क्रिस्टल है और इसी पे अटैक करने से काम बनेगा, इसलिए वो तेजी से अपने वेपन से उस क्रिस्टल पे अटैक करता है। उसके अटैक करते ही मानो कि उस स्टैचू में जान आ जाती है और वो जोर से चिल्ला उठती है। साथ ही वहाँ जितने भी क्रिएचर्स होते हैं वो सारे के सारे ढेर हो जाते हैं और फाइनली सब कुछ शांत हो जाता है। अब ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और उस हॉल को पार करते हुए अंदर की ओर जाते हैं, जहाँ पे शशि एक पुतले से टकरा जाता है और गुस्से से उस पे पंच मारता है, जिसके कारण जमीन हिलने लगती है और वो पुतला अचानक से नीचे चला जाता है और सारे एग्जिट डोर बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ वे लोग अब एक ट्रैप में फंस चुके थे, क्योंकि उसकी दीवारें जो होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। साथ ही उन दीवारों में नोकीली कीलें होती हैं जो कि अब जल्द ही बंद होने वाली होती हैं, जिससे उनकी जान अब खतरे में थी। यहाँ पे वे लोग सोचने लगते हैं कि इससे बचने का जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा कि तभी यहाँ पे हुयांग अपना दिमाग लगाता है और वो छत की दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ नहीं नजर आता और वो नीचे गिर जाता है। कि तभी उसे फील होता है कि नीचे की जो जमीन है वो खोखली है, मतलब कि बाहर निकलने का रास्ता यहीं से है, जिससे कि अब तीनों मिल करके उसे तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बनता और वो तेजी से नुकीली दीवारें उनकी ओर बढ़ रही थी। अब यहाँ शिंजो कहती है कि लगता है कि उनका आखिरी समय है और अब वो इस ट्रैप में फंस चुके हैं। कि तभी हुयांग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और जोर से उस जमीन पे पंच मारता है, जिससे वो टूट जाती है और एक पर्पल कलर की तेज रोशनी उन्हें नजर आती है और वे लोग वक्त रहते ही तुरंत ही उस होल के अंदर जंप करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वे तीनों अपने आप को अलग अलग बबल्स के अंदर पाते हैं। वो जगह काफी विचित्र होती है, जहाँ पे बड़े बड़े से होल्स बने हुए होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इनके बबल फट जाते हैं। इसके कारण हुयांग और शिंजो उन बड़े बड़े होल में से एक में गिरते हैं और शशि से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि हुयांग को होश आ जाता है, जो कि शिंजो के ऊपर लेटा हुआ था, वो भी गलत तरीके से, जिसपे शिंजो उसे डैगर दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें मरना है क्या, जो इस पोजीशन में यहाँ पे आराम फरमा रहे हो। अब आगे हुयांग अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगता है। वहीं हम देखते हैं कि अब शिंजो का हाथ टूट चुका था, इसे वो तुरंत ही पत्थर में चटका के ठीक कर लेती है। कि तभी अचानक से एक स्नेक उन पे हमला करता है, जिसे शिंजो अपने ड्रैगर से मार देती है और देखते ही देखते वहाँ पे कई सारे इसी तरह के और भी सांप आ जाते हैं जो इन पे अटैक करने लगते हैं, जहाँ ये दोनों अपने अपने तरीके से इनसे फाइट करते हैं और उन सांपों को मार रहे होते हैं, लेकिन इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। जितने मर रहे होते हैं उनकी संख्या और दुगनी ज्यादा बढ़ जाती है। कि तभी एक स्नेक अचानक से शिंजो पे अटैक करता है और उसकी कमर पे काट लेता है। कि तभी अब आगे एक और स्नेक यहाँ पे हुयांग पे हमला करता है और उसके हाथ में काट लेता है, जिसपे हम देखते हैं कि हुयांग के काटने से वो स्नेक ही मर जाता है। अब ये देख के वो जो दूसरे सांप होते हैं वो भी भाग जाते हैं। उन्हें लगता होगा कि ये तो हमसे भी ज्यादा जहरीला है, इसे काटेंगे तो खुद ही मर जाएंगे। अब हुयांग को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये स्नेक्स उसके ब्लड से क्यों डर रहे हैं। कि तभी उसे याद आता है कि उसने तो वो खास तरह का चिमिंगो प्लांट को निगल लिया था, जो कि काफी ज्यादा पॉइजनस और टॉक्सिक था, और उसकी ब्लड लाइन रेड होने के कारण उसने उस पॉइजन को तो सह लिया, लेकिन ये पॉइजन अब उसकी पूरी ब्लड में मिली हुई है।
अब आगे रास्ता ढूंढने के लिए वहाँ उस गुफा में कई सारे होल्स होते हैं जिन्हें हुयांग अपने सेंसर से डिटेक्ट करता है कि असली रास्ता कहाँ से है, और रास्ता मिलने के बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे शिंजो उससे कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, जिसपे हुयांग उससे कहता है कि वो एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट है जिसने काफी अच्छी रिसर्च की है, इसीलिए उसे इस कंडीशन के बारे में पता है। आगे वो अपने ब्लड से वहाँ पे रास्ता बनाता है क्योंकि जो स्नेक्स थे वो उसके ब्लड से डर रहे होते हैं। अब वे उस होल के थ्रू तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिंजो को जो स्नेक ने काटा था इससे वो बेहोश होने लगती है। हुयांग उसे थाम लेता है और उससे पूछता है कि उसे स्नेक ने कहाँ काटा था, जिसपे शिंजो उसे परे हटाते हुए कहती है कि मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, जिसपे हुयांग उसे कहता है कि मुझे गलत मत समझो, मैं बस तुम्हारे जख्म को देखना चाहता हूँ कि कहाँ तुम्हें काटा गया है, जिसपे शिंजो बताती है कि उसने मेरी कमर पे काटा है। अब जैसा कि हर बॉलीवुड फिल्मों की तरह यहाँ भी वही सीन होता है। जो हुयांग होता है उसकी कमर पे से उस स्नेक के जहर को चूस के निकालने लगता है, लेकिन याद रखना गाइस कि कभी भी स्नेक के जहर को ऐसे नहीं निकालना चाहिए। अब हुयांग के पास तो यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर्स है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता, लेकिन आम इंसान की इससे जान भी जा सकती है, इसलिए सावधान रहे और इस तरह की बेवकूफी कभी भी ऐसी सिचुएशन में ना करें। बाय द वे अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ शिंजो को काफी एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था और वो उससे कहती है कि इस गुफा में हमारे बीच ये जो कुछ भी हुआ है इसका बाहर तुम किसी को भी जिक्र नहीं करोगे, जिस पर हुयांग कहता है कि ठीक है मैं किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन जान बचाने का बस यही रिवॉर्ड मिलता है कि हमेशा मेरी तरफ छुरी तन जाती है। कि तभी उन दोनों को किसी के आने की आहट वहाँ पे सुनाई देती है और वही लोग उस पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, जिसपे हुयांग को लगता है कि हो सकता है कि शशि आ रहा होगा, जिसपे शिंजो से कहती है कि 2 लोग आ रहे हैं, इसका मतलब कि वो शशि नहीं है। अब आगे हम उन दोनों ही बंदों को देखते हैं जिनमें से एक उसी डेमन गर्ल दासमा का असिस्टेंट यानी कि हैमर होता है और उस टकले का नाम डक्शन होता है जो कि दासमा के ही इवल कल्ट का 4th मेंबर होता है। उसमें भी अब एक स्नेक अटैक आता है जिसे वो अपने दांतों से काट के मार देता है और एक दूसरे स्नेक को वो अपने पैरों तले कुचल डालता है। अब आगे वो हैमर को एक खास तरह का सल्फर लैंप देता है जिसके जलाते ही उनके जो आसपास बहुत सारे स्नेक्स होते हैं वो परे हट जाते हैं। अब आगे चलते हुए हैमर कहता है कि हमें जिस जगह की तलाश है वो हमें मिल चुका है। अब जैसे ही वे लोग उस जगह पे पहुंचते हैं हमें पता चलता है कि वो स्नेक्स का ग्रेवयार्ड है जहाँ पे हमें एक बहुत बड़े स्नेक का कंकाल दिखता है। इधर शिंजो और हुयांग भी उनका पीछा करने लगते हैं कि तभी उस कंकाल में से एक बड़ा सा जायंट स्नेक बाहर निकलता है जो कि इन दोनों पे हमला करता है और उस स्नेक से फाइट करने के लिए हम देखते हैं कि ये दोनों भी अपनी अपनी स्पिरिट्स एक्टिवेट करने लगते हैं, जिसमें हमने पहले देखा था कि हैमर की स्पिरिट तो एक चूहे और फॉक्स की होती है, वहीं पे उस डक्सन की स्पिरिट टाइगर नाइट ट्रैवलर की होती है। वे दोनों ही अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं और उस बड़े से जायंट स्नेक से लड़ने लगते हैं, लेकिन उस जायंट स्नेक पे इनके अटैक्स का कोई असर नहीं होता और फिर वो जायंट स्नेक यहाँ फाइट करते हुए उस टाइगर स्पिरिट यानी डक्सन को निगल लेता है। अब आगे जैसे ही उसे बचाने के लिए हैमर उस बड़े से स्नेक पे अटैक करता है वो उसे अपनी पूंछ से मारता है। देखते ही देखते वो हैमर को भी निगल लेता है, लेकिन हैमर उसके मुंह में ही एक जहरीली गैस बॉम्ब को छोड़ देता है जिससे वो स्नेक वहीं ढेर हो जाता है। आगे शिंजो हुआन से कहती है कि जल्द से जल्द अपनी सांस को रोक लो क्योंकि ये जो येलो कलर का गैस है वो काफी ज्यादा जहरीली और टॉक्सिक है। अब आगे हम हैमर को उस बड़े से स्नेक के मुंह से बाहर आता देखते हैं जहां वो उसे एक जोरदार किक मारते हुए कहता है आए बड़ा मुझे जहर देने वाले, लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो स्नेक फिर से झांक जाता है और उसे फिर से निकलने ही वाला होता है कि तभी वो डैक्सन जो होता है वो उस स्नेक के पेट को फाड़ के निकलता है, जिससे अब फाइनली वो स्नेक वहीं मारा जाता है। और वे लोग जिस चीज को ढूंढ रहे होते हैं वो इसी स्नेक का इनर कोर होता है जो कि अब डक्सन ने उस स्नेक के अंदर से निकाल लिया होता है। वो उस मनी को लेके कहता है कि ये अपने उस बॉस को देगा ताकि वो अपने हॉर्न्स को वापस से ग्रो कर पाए, जिससे उनकी एबिलिटी 100 गुना इंक्रीज हो जाएगी। इसे वो हैमर को देते हुए संभाल के रखने को कहता है और उसे ये भी वार्निंग देता है कि ये हमारे बॉस के लिए है, इसलिए चुराने की कोशिश भी मत करना क्योंकि अगर इस मनी को तुमने खा भी लिया तो ये तुम्हारे पेट के अंदर ही एक्सप्लोड हो जाएगा और तुम मारे जाओगे। अब आगे डक्सन उससे कहता है कि इस सीक्रेट रेल में आगे का रास्ता और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है और हमने अपने स्पिरिट को एक्टिवेट करके काफी ज्यादा एनर्जी को लूज कर लिया है, इसीलिए वापस से एनर्जी को रीगेन करने के लिए हमें मेडिटेट करना होगा। अब वे लोग जैसे मेडिटेट कर रहे होते हो हुयांग यहाँ सोचता है कि ये अच्छा मौका है और वो चुपके से जा करके हैमर के बैग को ले लेता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि यही हैमर है जिसने उसके बेस्ट फ्रेंड को मौत के घाट उतारा था, इसीलिए वो उससे रहा नहीं जाता और वो उस हैमर को मारने के लिए पीछे मुड़ता है। अब जैसे ही वो उसे एक जोरदार पंच मारता है वो अपनी मेडिटेशन से बाहर आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि उनके बैग को किसी ने चुरा लिया है, जिसपे वो चिल्लाने लगता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई हमारे इविल कल से इस तरह का पंगा लेने की। और फिर वे लोग उस बैग को चोरी करने वाले को ढूंढने लगते हैं
और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों हुयांग का पीछा करने लगते हैं। हुयांग तेजी से यहाँ उनसे बचते हुए जा ही रहा होता है कि ये दोनों उसका पीछा करने लगते हैं और एकाएक हैमर जब उस पर अटैक करने वाला होता है तो हुयांग उसे चकमा दे देता है, जिसके कारण वो अपने ही पार्टनर के ऊपर गिरता है। अब आगे हुयांग दौड़ते दौड़ते एक डेड एंड पे पहुंचता है, जहां उस दरवाजे के पीछे ऑलरेडी शिंजो मौजूद होती है और वो उसे अंदर खींचते हुए बचा लेती है। अब इस बार शिंजो ने यहाँ हुयांग की मदद की होती है उसकी जान बचाने में, इसीलिए उसे वो थैंक्स कह रहा होता है। जिस पर शिंजो कहती है कि तुमने पहले भी मेरी जान बचाई है और अब मैंने तुम्हारी जान बचा करके हम दोनों ने अपना हिसाब बराबर कर लिया है। अब आगे वे लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जहाँ हुयांग को वही लड़का दिखता है जो उन्हें इस सीक्रेट रेल में लाया था। वो एक खास तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है, जहाँ पे उसके सामने एक लाश पड़ी होती है और वो उससे चीख चीख के कुछ कह रहा होता है। वो लाश होती है उसे पहले ही किसी ने मार दिया होता है, जिसके बारे में शिंजो बताती है कि ये इस सीक्रेट रेल का गार्डियन है। अब आगे हम देखते हैं कि वो लड़का होता है एक खास तरह का रिचुअल करने के लिए अपने ऊपर एक वीक वाटर पोर कर लेता है। अब ऐसा करते ही उस लाश के अंदर से आवाज आने लगती है कि तुम सही टाइम पे नहीं आए हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर फोर्स डेवलपमेंट नहीं हो सकता, लेकिन फॉर्चुनेटली तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा पवित्र है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ये रिस्क अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब उस वीक वाटर के डलते ही उस लड़की की बॉडी रीशेप होने लगती है और उससे एक डार्क इविल ऑरा बाहर निकलने लगती है और वो देखते ही देखते अपने स्पिरिट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि एक 6 आंखों वाले लेजेंडरी एप का होता है। अब आगे हम उस स्पिरिट एप को देखते हैं जो कि उस मकबरे वाले स्टोन के सिंहासन से कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है और एकाएक सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो लड़का अपने ट्रू फॉर्म में आता है, जिसने अब पूरी तरह से अपनी बॉडी को गोल्डन रिशेप दे दिया होता है और एक जवान लड़का बन जाता है। यहाँ पे वो उस गार्डियन को अपनी मदद करने के लिए थैंक्स कह रहा होता है और आगे हुयांग से कहता है कि अब ज्यादा देर तुम्हें छुपे रहने से कोई फायदा नहीं, मेरे सामने आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जान चुका हूँ। यहाँ हुयांग अपने बारे में उसे बताता है और उसे कहता है कि मुझे गलत मत समझना, हम यहाँ बस अनजाने में आ गए। अब आगे हुयांग जीमा के बारे में उससे पूछता है। उस लड़के का नाम होची होता है। वो उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पे आते ही एक दूसरे से बिछड़ गए। आगे होची उससे पूछता है कि तुम इस सीक्रेट रेल में आखिर क्यों आए हो, जिस पे हुयांग उसे कहता है कि उसे भी वो वीक वाटर चाहिए, जिस पे वो उसे बताता है कि सीक्रेट रेल्म के कोर एरिया में वो वीक वाटर मिल सकता है और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ। अब आगे बढ़ने के लिए उन्हें वहाँ 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जिस पे हुयांग उससे पूछता है कि ये सीक्रेट रेल्म लगातार खतरनाक होता ही जा रहा है और हमें किस रास्ते को चूज करना है ये तुम्हें कैसे पता चलेगा। जिस पे होची उसे बताता है कि उसके जो फैमिली थी वो इस मकबरे के गार्डियन के पूर्वज हुआ करते थे और मेरे फादर ने मुझे ये खास तरह का डिवाइस दे रखा था ताकि मैं सीक्रेट रेल्म के अंदर फ्रीली इंटर कर सकूं। जिसपे हुयांग उसे कहता है कि तो फिर देर किस बात की, चलो हम आगे चलते हैं। जिसपे यूची उसे कहता है कि भला मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, मेरा इसमें क्या फायदा होने वाला है। जिसपे हुयांग उनसे कहता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और वे लोग उसी इविल कल्ट से हैं जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है, साथ ही उन लोगों ने मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी किल किया है, इसलिए जिनसे तुम रिवेंज लेना चाहते हो मैं भी उनसे ही बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए हम लोग एक ही नाव के सवारी हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब आगे यूजी को यकीन नहीं आता, इसीलिए वो उसे स्मेल करता है क्योंकि उसके सूंघने की शक्ति बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और हुयांग अब उन्हीं मर्डरर से बच के भाग रहा होता है, जिसे होची स्मेल करके यहाँ पे उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। अब आगे वे लोग उस डिवाइस की मदद से सही रास्ता चूज करते हैं और अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब आगे जाते हुए उन्हें 3 रास्ते नजर आते हैं और उनकी डिवाइस लास्ट वाले रास्ते को सजेस्ट करती है। उस रास्ते के थ्रू होते हुए वो एक पुल के पास पहुंचते हैं, जहां पे आगे जाने के लिए उनका डिवाइस काम करना बंद कर देता है और इधर पीछे से वापस जाने वाला एग्जिट डोर भी बंद हो जाता है। अब हुयांग को यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा होता है, इसीलिए वो एक पत्थर आगे भेज कर यहाँ चेक करता है। जैसे ही पत्थर उस पुल पे पड़ता है वो पुल टूट जाती है और उन्हें बस थोड़ी सी ही जगह में स्टेप्स नजर आते हैं आगे बढ़ने के लिए। साथ ही उन्हें पार करना अब इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उस रास्ते से बड़े बड़े लट्ठे आर पार हो रहे होते हैं और एक भी बड़े लट्ठे से हिट होने का मतलब है वो सीधा नीचे खाई में जा गिरेंगे। अब ऐसा होने के कारण उनकी डिवाइस अब आगे का उन्हें रास्ता बताती है, मतलब उन्हें आगे जाने के लिए इस पुल को पार करना ही होगा। सबसे पहले आगे होची जाता है और वो एक खास तरह के पैटर्न को फॉलो करते हुए छलांग लगा लगा करके उन एक स्टेप्स को पार करता जा रहा था और ठीक उसके पीछे ये दोनों उसकी चाल पे ही चलते आ रहे थे।
कि तभी हुची पुल को पार लेता है और उनसे कहता है कि जिस तरह के पैटर्न्स को मैं फॉलो करते आ रहा हूँ तुम्हें भी उन्हीं पे स्टेप्स रखना होगा। लेकिन यहाँ शिंजो से तभी ये गलती हो जाती है और वो गलत पैटर्न पे पैर रख लेती है, जिससे वहाँ पे बिछाया गया जाल ट्रिगर हो जाता है और दोनों तरफ से तेज धार तलवारें आने लगती हैं। यहाँ उसे बचाने के लिए हुयांग आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस खाई में गिर जाता है। आगे जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक घने जंगल में अपने आप को फंसा पाता है, जहाँ पे चारों तरफ ढेर सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। अब इनसे बचने के लिए यहाँ पे हुयांग अपने ब्लड का इस्तेमाल करता है, जिससे सभी कीड़े मकोड़े डर जाते हैं और उसके ब्लड से दूर हटने लगते हैं। अब जैसे ही वो इंसेक्ट उसके ब्लड के ऊपर आते हैं वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब आगे चलते हुए हुयांग गलती से एक स्टिक पे हाथ रख लेता है, लेकिन वो स्टिक एक गोल्डन वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब जैसे ही वो उस गोल्डन वेपन को हुयांग बाहर निकालता है सारे इंसेक्ट उससे डर जाते हैं, लेकिन वो वेपन इतना लंबा होता है कि हुयांग आगे नहीं जा पा रहा था। कि तभी हुयांग ये महसूस करता है कि ये वेपन तो काफी लचीली है, जो कि किसी भी आकार में ट्रांसफॉर्म होकर एक छोटी सी चेन भी बन सकती है। हुयांग के हत्थे अब एक बड़ा सा ट्रेजर हाथ लग चुका होता है, इसलिए वो अपने पास इसे रख लेता है। अब आगे वो दौड़ते हुए उस जंगल नुमा खाई से बचने की कोशिश करता है, जहाँ पे उसे खाई से निकलने के लिए वो चढ़ाई पार करनी होती है। कि तभी यहाँ पे हुयांग की कोई मदद करता है और ये मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि जीमा ही होता है। यहाँ एक दूसरे से वो एक ही सवाल पूछते हैं कि अब तक आखिर तुम कहाँ थे, जहाँ हुयांग उसे सारी बात बताता है कि उसकी झड़प उन इवल कल्ट वालों से हो चुकी है, जिससे बचते हुए वो यहाँ पे आया है। साथ ही उन्होंने एक बड़े से जाइंट स्नेक को मारा था, जिसके अंदर का इनर कोर उसने उन दोनों से चुरा लिया है। अब इस पे ये दोनों हंसने लगते हैं और यहाँ जीमा उसे बताता है कि ये काफी इनर कोर तुम्हारे हाथ लग चुका है, लेकिन याद रहे अगर तुम इसे खा लेते हो तो तुम्हारे अंदर की टेक्निक सेवरल टाइम्स इम्प्रूव हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें इसे खाने से पहले एक खास गाइडेंस की जरूरत होगी, वरना तुम पागल भी बन सकते हो। साथ ही अगर ये तुम्हारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाया तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाते ही ये ब्लास्ट हो सकता है। जिसपे हुयांग उसे कहता है कि तो मैं तुम्हारी निगरानी में ही इसे खाऊंगा। और अब आगे चलते हैं, क्योंकि हमें वो अर्थ ऑर्ब के साथ साथ वो वीक वाटर भी ढूंढना है। जिसपे जीमा उसे बताता है कि उसने सीक्रेट रिल्म के बारे में जितनी लेजेंडरी स्टोरीज पढ़ी हैं, उनके मुताबिक वो अर्थ ऑर्ब और वो वीक वाटर इस सीक्रेट रिल्म के इनर श्राइन यानी कि अंडरग्राउंड टेम्पल में ही उन्हें मिल सकता है। अब वे लोग उस इनर श्राइन यानी उस सीक्रेट रिल्म की पवित्र जगह को ढूंढने के लिए अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। अब आगे वे लोग उस इनर श्राइन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे उन दोनों की इविल कल्ट के मेंबर नजर आते हैं और उनकी नजर में आने से बचने के लिए जीमा अपने और हुयांग के ऊपर इनविजिबल तलिस्मान लगा देता है। उनके जाते ही यहाँ हुयांग कह रहा होता है कि ये आखिर कैसा सीक्रेट रिल्म है, जहाँ देखो उधर हमें लोग ही लोग नजर आते हैं। अब ये लोग उस पवित्र टेम्पल पे जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक लंबा सा ब्रिज दिखता है, जो कि कई सारे पतले पतले खम्भों के रस्सियों के बलबूते पे बनाया गया था। और वहाँ उन पत्थर पे कुछ वर्ड्स भी लिखे होते हैं, जिनके बारे में हुयांग जीमा को बताता है। जिसके बारे में जीमा बताता है कि ये एक खास तरह की राइटिंग है जो उसकी सिर्फ नाइट ट्रैवलर्स ही कहते हैं, और हो सकता है कि हमारे यहाँ आने से पहले कोई नाइट ट्रैवलर यहाँ पहले आ चुका हो और उसी ने ही इस संदेश को यहाँ पे लिखा है। ये सुन के तो हुयांग भी हैरान रह जाता है कि नाइट ट्रैवलर्स की अपनी राइटिंग होती है। जिसपे जीमा उसे बताता है कि ये लोग इस तरह की खास राइटिंग का किसी पासवर्ड के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन तुम अभी चिंता मत करो, तुम अभी नए हो, धीरे धीरे मैं तुम्हें सब तरह की राइटिंग्स के बारे में बता दूंगा। अब आगे हुयांग को ये शक होने लगता है कि यहाँ पे ये पासवर्ड उन्होंने लिखा है तो जरूर इसमें कुछ न कुछ खतरे की बात होगी। इसीलिए वो एक पत्थर फिर से उस ब्रिज के ऊपर फेंकता है, जिससे वहाँ पे कई सारे गोल्डन थ्रेड्स हमें दिखते हैं, जिनसे अगर इनका शरीर टच हो गया तो इनकी मौत यहाँ पे पक्की है। जिसपे हुयांग उससे पूछता है कि इन गोल्डन थ्रेड से कैसे बचा जाए। तो आगे जीमा होता है एक तलिस्मान उस ब्रिज के ऊपर लगा देता है, जिससे वहाँ पे जितने भी गोल्डन थ्रेड्स होते हैं सारे के सारे विजिबल हो जाते हैं। और वे लोग अब काफी सावधानी से उन गोल्डन थ्रेड से बचते हुए उस ब्रिज को पार करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो ब्रिज के अंतिम छोर पे पहुंचते हैं, वो ब्रिज फिर से दुगना लंबा हो जाता है, जिससे जीमा समझ जाता है कि वे लोग एक तरह के इल्यूजन में फंस चुके हैं और इस इल्यूजन से निकलने के लिए हमें ब्रिज के सही रास्ते को चूज करना होगा। आगे वो स्क्रॉल करते हुए और काफी सावधानी के साथ उस ब्रिज को पार कर ही लेते हैं। अब फाइनली वो अपने एल्गोरिथम का यूज करते हुए उस ब्रिज को पार कर लेते हैं और उस इनर टेम्पल के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, जहां दरवाजा पहले से खुला होता है, मतलब कि पहले ही कोई अंदर आ चुका है। अब ये दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं, उन्हें शासा मिलता है जो कि किनारे में बंधा पड़ा था। साथ ही उस इविल कल्ट के 2 मेंबर भी वहाँ पे दिखते हैं, जो कि एक क्रोकोडाइल से लड़ रहे होते हैं। यहाँ उन दोनों ने एक बड़े से क्रोकोडाइल को आधे में ही चीर दिया होता है।
जिससे उन दोनों की स्पिरिट्स यहाँ काफी खुश होती है कि उन्होंने एक जायंट से क्रोकोडाइल को मार डाला है। लेकिन देखते ही देखते हम उन दोनों क्रोकोडाइल्स को अलग अलग क्रोकोडाइल्स में ट्रांसफॉर्म होता देखते हैं, जिसपे डक्सन उसे कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हें चीर करके मारा था और जबकि अब तुम 2 हो तो मैं अब भी तुम्हें मार सकता हूँ। अब यहाँ पे वे दोनों उन क्रोकोडाइलों के साथ फाइट करने लगते हैं, जिसमें हम हैमर को देखते हैं कि वो उस बड़े से क्रोकोडाइल को अपने ड्रिल नुमा हाथ से ऐसा ड्रिल उसके अंदर करता है कि वो वहीं पे डिसअपेयर हो जाता है। दूसरे मगरमच्छ से डक्सन लड़ रहा होता है, जो कि हैमर की तरफ देखते ही कहता है कि इधर हंस क्या रहे हो, मेरी आके मदद करो। अब हैमर जैसे ही उसकी मदद करने को आगे बढ़ता है, हमें एक बौना आदमी नजर आता है जो कि हैमर पे अटैक कर देता है, जिसके बारे में हुयांग यहाँ जीमा से पूछता है तो वो बताता है कि वो जो छोटा आदमी है कि 70 साल पहले इस सीक्रेट रेल में किसी एलियन ने इंटर किया था और इसे पूरी तरह से अपने हिसाब से डोमिनेट करने लगा और उस एलियन का नाम गोई था और ये वही है। ये यहाँ पे रह के मेडिटेट कर रहा है और अपनी टर्टल ऑरा से इस जगह की पूरी स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता ही रहता है। मीन्स कि इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये गोई एक खास तरह का एलियन है जो कि टर्टल मैन के भेष में है। इसकी टेक्निक्स काफी ज्यादा शार्प है जिसका आज तक कोई मुकाबला नहीं कर पाया है। आगे हम देखते हैं कि वो जो गोई होता है वो पहले हैमर पे अटैक करता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो डक्कन की तरफ बढ़ता है और अपने शॉट से उसे भी घायल करता हुआ बेहोश कर देता है। आगे अपनी जगह पे वापस जाके वो दोबारा से मेडिटेट करना शुरू कर देता है, जिसपे हुयांग कहता है कि इसे मेडिटेट करते हुए घोर ध्यान में जाने दो, तभी हम अपना आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ जीमा फिर से उस इनविजिबल तिलिस्मान का यूज करता है ताकि वो दोनों उस गोई की नजर में ना आ सके और आगे चुपचाप बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनमें से जो एक क्रोकोडाइल होता है वो इनकी बॉडी हीट को सेंस कर लेता है और इनके ऊपर गुर्राने लगता है, जिसके कारण इन दोनों के ऊपर चिपका हुआ तिलिस्मान उड़ जाता है और ये दोनों विजिबल हो जाते हैं। अब साथ ही उन दोनों को वही पॉन्ड दिख जाता है जिसके अंदर वो अर्थ ऑर्ब है, जिसके अंदर बहने वाला पानी ही वो वीक वाटर है और इसी की स्पिरिचुअल ऑरा एनर्जी को वो गोई एब्जॉर्ब करता ही रहता है। अब यही वीक वाटर यहाँ हुयांग की मदद कर सकता है, क्योंकि इसे जैसे ही उस हुची ने ग्रहण किया था उसकी स्पिरिट एक गोल्डन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। लेकिन अभी उन्हें उस क्रोकोडाइल को हराना होगा, तभी वे लोग उस वीक वाटर को यहाँ से ले जा सकते हैं। इधर दूसरी तरफ क्रोकोडाइल के शोर मचाने से गोई भी अपनी मेडिटेशन से जाग जाता है और उनके तरफ देख के कहता है कि और 2 लोग यहाँ पे मरने के लिए आ गए। अब गोई भी यहाँ पे मैदान में उतारता है और अपने शॉट से अटैक करने लगता है, जिस अटैक को जीमा यहाँ अपने शॉट से डिफेंड करता है, जिसमें जीमा चिल्लाते हुए यहाँ हुयांग से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द करनी होगी उस वीक वाटर को ले लो, तब तक मैं इस गोई को देखता हूँ। अब यहाँ उन दोनों के बीच तलवारबाजी की फाइट शुरू हो जाती है और जैसे ही हुयांग उस वीक वाटर को लेने के लिए आगे बढ़ता है, क्रोकोडाइल उसका रास्ता रोक लेती है और उस पे अटैक करने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि हुयांग ने एक बड़े से क्रिस्टल को उसके मुंह में फंसा दिया होता है, जिससे उसको इतना वक्त मिल जाता है कि वो उस वीक वाटर को ले सके। लेकिन जैसे ही वो उस वीक वाटर को एक बोतल में भरने ही वाला होता है, वो क्रोकोडाइल अपने मुंह का क्रिस्टल तोड़ देता है। अब आगे जो हम सीन देखेंगे वो बड़ा ही मजेदार होता है। वो क्रोकोडाइल जैसे ही हुयांग को हिट करता है, अपना जो जबड़ा फाड़ता है और हुयांग को डायरेक्ट निगल लेता है, जिससे हुयांग अब उसके पेट के अंदर जा चुका था। यहाँ वो सोच रहा होता है कि अब इसके अंदर से बाहर कैसे निकला जाए, तभी उसे वो जायंट स्नेक का इनर कोर याद आता है, जिसके बारे में जीमा ने बताया था कि किसी गाइडेंस के अंदर ही तुम इसे खा सकते हो, क्योंकि ये एक रेयर ट्रेजर है जिसे खाने से तुम्हारी जो बॉडी की टेक्निक्स है वो सेवरल टाइम्स बढ़ जाएंगी, लेकिन इसमें अगर जरा से भी गलती हुई तो ये तुम्हारे पेट में जाके ही एक्सप्लोड हो जाएंगी। जिसपे यहाँ हुयांग सोचने लगता है कि मैं यहाँ इस क्रोकोडाइल के पेट के अंदर तो नहीं मरूंगा और मे भी हो सकता है कि इस इनर कोर के खा करके मैं सक्सेसफुल हो जाऊं और इस क्रोकोडाइल से फाइट कर पाऊं। अब ऐसा सोचते ही वो उस इनर कोर को तुरंत ही खा लेता है, जिसके कारण अब उसकी बॉडी में एक हीट जनरेट होने लगती है और वो आग की तरह तपने लगता है। इधर दूसरी तरफ हमें जीमा को दिखाया जाता है, जो कि अभी उस गोई से तलवार के साथ फाइट कर रहा होता है और यहाँ एक बार फिर हुयांग को दिखाने के साथ ही कि वो किस तरह से उसके पेट में अब अंदर जा चुका है। ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।